नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं यशराज तिवारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं द एस्ट्रोलॉजी शो के एपिसोड नंबर 8 को लेकर। वो प्रश्न जो आप सभी दर्शकों ने इस पिछले वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछे थे, उन सभी प्रश्नों के जवाब को लेकर के आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ। इस कार्यक्रम में जो भी दर्शक प्रश्न पूछना चाहते हैं, वो जो चीज़ को मैं बता रहा हूँ उसको सुन लीजिए कि आप भी अगर चाहते हैं कि इस कार्यक्रम में आपके प्रश्नों का चुनाव किया जाए, वो प्रश्न जो कि ज्योतिष से संबंधित हैं, पूजा पाठ से संबंधित हैं, आपकी जन्म कुंडली की प्लेनेटरी पोजीशन से संबंधित है, किसी तरह के ज्योतिषी उपाय से संबंधित है या मेनली हमारी ऑकल्ट साइंस की फील्ड से संबंधित है, तो उन प्रश्नों को आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने नाम के साथ में दे दीजिए। जैसे ही द एस्ट्रोलॉजी शो का नेक्स्ट एपिसोड आता है, मैं उन प्रश्नों के जवाब को लेकर के आप सभी के सम्मुख उपस्थित हो जाऊंगा। अब हम बिना विलंब किए अपने आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आज के इस कार्यक्रम का जो पहला प्रश्न है, ये VK1817 ID से यश का प्रश्न है कि विमल विपरीत योग में अगर मंगल और राहु दोनों हो तो क्या फल देगा। इनके सवाल को समझने की जरूरत है कि विमल विपरीत राजयोग में अगर मंगल और राहु दोनों हो तो क्या फल देगा। विपरीत राजयोग क्या होता है? सबसे पहले तो जन्म कुंडली में त्रिक भाव 6, 8, 12 का स्वामी अगर 6, 8, 12 में ही बैठा हुआ हो और लग्नेश मजबूत स्थिति में बैठे हुए हों तो हमारा विपरीत राजयोग होता है। अब विमल विपरीत राजयोग जो है, ये विमल नाम जहां जुड़ जाता है तो ये 12वें भाव से संबंधित बात को प्रदर्शित करता है, यानी कि 12वें भाव से संबंधित विपरीत योग की आप चर्चा कर रहे हैं। अब विमल विपरीत राजयोग में अगर मंगल और राहु दोनों हो तो राहु तो ये योग बनाएंगे नहीं, मंगल ही बनाएंगे, और मंगल 12वें भाव के स्वामी होकर के 6, 8, 12 में अगर बैठेंगे तो ये विमल नामक विपरीत राजयोग होगा अगर उस जन्म कुंडली का लग्नेश बली है तो सबसे पहले तो ये देखना होगा कि किन दो लग्नों में मंगल 12वें भाव के स्वामी होते हैं। तो पहला लग्न तो है जो कि होता है वृषभ लग्न, जहां पर 12वें भाव में मेष राशि आती है जो कि मंगल की मूल त्रिकोण राशि है, और दूसरा लग्न होता है धनु लग्न, जहां पर मंगल की साधारण राशि वृश्चिक राशि जन्म कुंडली के 12वें भाव में आती है। अगर इन्हीं दो लग्नों में ये योग फलीभूत होगा तो सबसे पहले तो जान लीजिए कि विमल विपरीत योग तभी बनेगा जब आपकी कुंडली अगर वृषभ लग्न की है तो शुक्र बली होने चाहिए, धनु लग्न की है तो गुरु बली होने चाहिए। दूसरी चीज, मंगल और राहु अगर साथ में बैठे होंगे त्रिक भाव में जाकर के, तो सबसे पहले तो मंगल अगर 12वें भाव में ही राहु के साथ बैठे हैं तो ये कारागार योग बना देंगे। जातक अपने क्रोध की वजह से ये कोर्ट कचहरी की स्थिति को निर्मित कर लेगा और आंखों से संबंधित परेशानियां भी देखने में मिल जाएंगी। षष्ठ भाव में होंगे तो कुछ हद तक इसका फायदा है, ये शत्रुहंता योग बन जाएगा, और अष्टम भाव में भी बैठेंगे तो चोट चपेट दुर्घटना की संभावनाओं को प्रदर्शित तो करेंगे ही करेंगे। अब विपरीत राजयोग में, जो राजयोग के पहले अर्थ है विपरीत, तो ऐसी विपरीत परिस्थितियां जातक के जीवन काल में उत्पन्न होंगी जिन विपरीत परिस्थितियों से जातक फाइट करेगा और वहां पर एक राजयोग का निर्माण होगा जो कि विपरीत योग है। तो सबसे पहले तो ये देखना होगा कि आप कुछ इस तरह का काम करते भी हैं या नहीं जिस मंगल से संबंधित जिसका विपरीत योग आपकी कुंडली में बन रहा है। अगर ऐसा है आप करते हैं तो ऐसी आपके सामने परिस्थिति होगी जो कि सामान्य व्यक्ति जिस परिस्थिति के आगे घुटने टेक दे, आप उस परिस्थिति से फाइट करेंगे और फिर इस राजयोग का आपको लाभ मिलेगा, जो कि मैंने बताए हैं। आपको षष्ठ भाव में अगर होगा तो शत्रुहंता योग इत्यादि, तो ये आपको इस तरह से लाभ देगा। हालांकि विपरीत राजयोग का लाभ डायरेक्टली नहीं होता, वो इनडायरेक्टली ही देखने में आता है। अगला प्रश्न है आदित्य सुरवासे का। इन्होंने लिखा है कि कर्क लग्न में चंद्रमा 6th हाउस में है, 3 अंश के राहु की 9 गुरु की और बुध की युति की 5वीं दृष्टि से दृष्ट हैं। देखिए, कर्क लग्न की कुंडली में षष्ठ भाव में चंद्रमा बैठे हैं तो सबसे पहले तो ये अवयोग हो गया, ये जातक के जीवन काल में जीविकोपार्जन में संघर्ष कराएगा। राहु और गुरु और बुध की युति है, ठीक है, और इनकी 5वीं दृष्टि पड़ रही है, यानी कि द्वितीय भाव में ये युति आपकी बनी हुई है, द्वितीय भाव में गुरु बैठे हुए हैं और इनकी दृष्टि पड़ रही है। शनि की 7वीं राहु को छोड़कर गुरु और शनि मृत हैं तथा चंद्रमा नवमांश में उच्च के 10th भाव में है। गुरु की 7वीं शनि के साथ क्या चंद्रमा अच्छा फल देंगे और उनकी महादशा कैसे बीतेगी? सबसे पहले तो क्वेश्चन मार्क, कॉमा, फुल स्टॉप ये सब लगाया करें। चंद्रमा अच्छे फल देंगे, उनकी महादशा कैसे बीतेगी? नवमांश में चंद्रमा उच्च राशि में बैठे हैं तो कहीं ना कहीं तो ठीक है, परंतु जन्मांक में आपके चंद्रमा षष्ठ भाव में बैठ करके पापक ग्रहों की दृष्टि से दृष्ट हैं और लग्नेश हैं, तो लग्नेश की ही दशा में आपको स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां तो होनी ही होनी है। बाकी आपका प्रश्न जो है वो अनस्पेसिफिक है,
ना क्वेश्चन मार्क है ना कुछ है, तो इसको बता पाना तो प्रॉपरली यहाँ पर संभव नहीं है। अगला प्रश्न है पार्थसारथी लोध का, इन्होंने कहा है कि सर मेष लग्न में राहु 10th हाउस में काफी अच्छा रिजल्ट करता है, क्या गोमेद धारण कर सकते हैं इसकी दशा में? दशम भाव में राहु अति विशिष्ट कारक होते हैं और कोई भी लग्न हो दशम में राहु का फल अच्छा ही देखने में आता है। मेष लग्न की कुंडली के दशम भाव में अगर राहु जाकर के बैठे हुए हैं तो यहाँ मकर राशि होगी, तो वैसे तो दशम भाव में राहु का होना बहुत श्रेष्ठ है। अब शनि की स्थिति को देखना होगा कि वो किस तरह से फल दे रहे हैं और जिस भी नक्षत्र में राहु है उस नक्षत्र के लॉर्ड की स्थिति को भी देखना जरूरी है। परंतु मेष लग्न की कुंडली में राहु कोई कारक प्लैनेट नहीं होते, तो उनका रत्न आप धारण नहीं कर सकते, वो दशम भाव में बैठे हैं, ये बहुत अच्छी स्थिति है। आप चाहें तो राहु के मंत्र का जाप या गणेश जी की आराधना करके अपने राहु को बल देकर के लाभ ले सकते हैं, परंतु गोमेद आपको धारण नहीं कराया जा सकता क्योंकि आपकी कुंडली जो है वो मेष लग्न की है और यहाँ पर राहु कोई कारक प्लैनेट नहीं बनते। अगला प्रश्न भी इन्हीं का है कि सर मेष लग्न में शनि 2nd हाउस में है और महादशा चल रही हो तो क्या शनि अच्छा रिजल्ट देता है और वीनस 12th हाउस में है? जी, आपकी कुंडली में शनि को अगर देखा जाए तो ये शनि कर्मेश और लाभेश होकर के धन भाव में बैठे हैं और शनि अधिष्ठित राशि का स्वामी शुक्र 12वें भाव में उच्च राशि में बैठा हुआ है, तो ये महाधनी योग है। और शनि की महादशा में जो देखिए होता क्या है कि शनि एक पापक ग्रह है और आपकी कुंडली में तो आकारक होते हैं, तो पापक ग्रह होने के भले ही उन्होंने महाधनी योग का निर्माण किया है परंतु वो पापक ग्रह हैं, तो पापक ग्रह होने के चलते उनकी संपूर्ण जो महादशा होती है उसमें 1/3 प्रभाव जो है वो पाप प्रभाव भी आएगा। तो शनि से संबंधित जो पाप प्रभाव जैसे कि देखने में आते हैं कि 4th भाव पर दृष्टि पड़ेगी तो माता से विच्छेद या माता के स्वास्थ्य में परेशानी, ग्रह कला की स्थिति, तो ये सब तो होंगी। फिर भी आर्थिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो शनि की महादशा में आपके लिए अच्छी ही देखता हूं क्योंकि आपकी कुंडली मेष लगन की है परंतु ये दशमेश और लाभेश होकर के 12वें भाव में धन भाव में बैठे हैं और धन भाव का स्वामी उच्च राशि में है, इसके चलते शनि की महादशा को यहाँ पर अच्छा ही देखा जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, ये कृष्ण लोध का है, इन्होंने कहा है कि सर क्या वीनस लग्न चार्ट में मीन राशि में हो और नवमांश चार्ट में तुला राशि में हो? मतलब मेष लग्न की कुंडली की चर्चा हो रही है, शुक्र 12वें भाव में बैठे हैं और नवमांश कुंडली में तुला राशि में ही बैठे हैं, तो क्या यहाँ ये अच्छा रिजल्ट करते हैं? हाँ बिल्कुल, 12वें भाव में शुक्र अति विशिष्ट कारक हो जाते हैं और उच्च राशि में बैठे हुए हैं तो बिल्कुल यहाँ पे अच्छा फल देते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ये अच्छा ही फल कहा जाएगा। अगला प्रश्न जो है ये गौरंग शर्मा जी का है, इन्होंने कहा है कि गुरुजी वृश्चिक लग्न में सप्तमेश शुक्र द्वादश भाव में सूर्य देव से अस्त हैं तो क्या परिणाम होगा? वृश्चिक लग्न की जन्म कुंडली में शुक्र सप्तमेश और द्वादशेश होकर के 12वें भाव में जाके बैठे हैं, तो शुक्र का 12वें भाव में जाना तो अच्छा माना जाता है, ये अति विशिष्ट कारक हो जाते हैं, परंतु ये सूर्य के साथ हैं तो सूर्य वहां नीच राशि में होंगे और सूर्य का नीचत्व भी भंग होगा, तो रिजल्ट तो अच्छा है लेकिन शुक्र आपने कहा अस्त है। शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो कि गर्म प्लैनेट है, वैसे भी आप जानते हैं आंतरिक ग्रह के रूप में आता है, तो इसको अस्त होने से भी इसके प्रभाव में कोई कमी नहीं आती है, परंतु फिर भी डिग्रीज देख लीजिए, शुक्र डिग्री वाइज मजबूत अवस्था में होने चाहिए। अगर शुक्र डिग्री वाइज मजबूत अवस्था में है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, ये चीजें ठीक होंगी, परंतु अगर शुक्र डिग्री वाइज कमजोर है तो दाम्पत्य सुख में कमी आ सकती है, साथ ही साथ संतान उत्पत्ति का जब समय आएगा तब भी ये शुक्र डिस्टर्ब करने वाले होंगे। और सूर्य नीच राशि में है 12वें भाव में, तो ये आंखों से संबंधित परेशानियों को प्रदर्शित करते हैं, मेनली पुरुष की कुंडली है तो लेफ्ट आई से संबंधित, तो आंखों का अपने ध्यान रखना चाहिए आपको। चाक्षुषोपनिषद का पाठ किया करिए और शुक्र का 12वें भाव में जाकर के बैठना अच्छा है, स्वराशि का भी है, व्यक्ति को अति सौभाग्यशाली बना देते हैं, आपके व्यय जो होंगे वो लग्जरीज पर होंगे और एक सुखपूर्ण जीवन ही आपसे ये शुक्र व्यतीत कराएंगे। परंतु जब भी आपका विवाह अगर नहीं हुआ है तो होता है तो कुंडली मिलान करके ही अपना विवाह करें तो वो ज्यादा अच्छा होगा। और एक प्रश्न और है, ये अरिजीत तिवारी जी ने पूछा है कि सर 3rd भाव में गुरु बैठे हैं जो चंद्रमा 11th भाव में दृष्टि डाल रहे हैं, बिल्कुल वही शुक्र 5th भाव में बैठ के भी चंद्रमा में दृष्टि डाल रहे हैं, क्या ये दोनों गजकेसरी योग है? बहुत बढ़िया प्रश्न आपने किया है। शुक्र और चंद्रमा, शुक्र पंचम स्थान में है और 11वें भाव में चंद्रमा बैठे हैं, तो शुक्र चंद्रमा का आमने सामने होना, आमने सामने अर्थात केंद्र का संबंध, तो शुक्र चंद्रमा का आमने सामने होना ये तो गजकेसरी योग है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं। परंतु गुरु जो 3rd हाउस में है और चंद्रमा 11वें भाव में है, तो जब आप 11वें से तीसरे पर आएंगे तो 5वां और तीसरे से 11वें तक जाएंगे तो 9वां, तो ये गुरु चंद्रमा का नवम पंचम राजयोग है जिसको गुरु चांदनी योग के नाम से संबोधित किया जाता है। तो पहला वाला शुक्र चंद्रमा का आमने सामने होना गजकेसरी योग है जो कि जातक के जीवन काल में प्रत्येक सुख सुविधाओं को देने वाला माना जाएगा, तो ये अच्छा है। और गुरु चंद्रमा का नवम पंचम राजयोग भी आपके लिए बहुत बढ़िया ही सिद्ध होगा, कहीं ना कहीं इसका प्रभाव गुरु गजकेसरी योग के समान ही देखने में आता है, परंतु ज्योतिष शास्त्र में केंद्र की महत्वता ज्यादा बताई गई है
तो गुरु चंद्रमा के केंद्र के संबंध को गजकेसरी योग का नाम दिया, परंतु ये गुरु चांदनी योग भी श्रेष्ठ माना जाता है। चंद्रमा पर गुरु की दृष्टि का पड़ना बहुत बढ़िया है। ऐसे जातक अगर चाहे तो ऐसे जातकों का आध्यात्मिक विकास भी बहुत अच्छा होता है। वक्त पड़ने पर बुद्धि भी इनके साथ देती है और ये व्यक्तित्व को भव्य भी बना देते हैं। तो प्रिय दर्शकों, इतने ही प्रश्न आप सभी ने किए थे और इतने ही प्रश्नों का जवाब लेकर के दी एस्ट्रोलॉजी शो के एपिसोड नंबर 8 में मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ था। आशा करता हूं कि जितने भी प्रश्नों का मैंने जवाब दिया वो पूछने वाले भी और जो बाकी लोग भी देख रहे थे वो सभी संतुष्ट होंगे। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके प्रश्नों का जवाब मैं इसी प्रकार से इस कार्यक्रम में दूं, तो आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने जो प्रश्न है वो अपने नाम के साथ में लिख के दे दीजिए। और अगर आपको ये कार्यक्रम पसंद आता है तो आप इस कार्यक्रम को लाइक करिए, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस चैनल पर प्रोग्राम्स आते हैं, उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। फोन पर बात करके कुंडली दिखाने के लिए एवं ज्योतिष से संबंधित अन्य सर्विसेज के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। साथ ही साथ अब आप मेरे अकाउंट को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका यूजर नेम आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है।